दोस्तों नमस्कार। रशिया यूक्रेन विवाद में एक बहुत ही क्रूशियल मोड़ आ गया है जहां पर रूस ने अपने डिटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पर कर दिया है। दोस्तों, क्यों आखिर रूस ने ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया? ऐसा क्या मोड़ आया है इस पूरे ही विवाद में? जानेंगे हम आज के वीडियो में माय एकेडमी टीम की तरफ से। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक रेगुलरली लाते रहें। दोस्तों, आज का प्रश्न है कि विश्व स्तर पर कितने देश हैं जो परमाणु हथियार से लैस हैं? इसका जवाब मैं वीडियो के अंत में आपको दूंगा। ये देखिए दोस्तों, द गार्जियन की न्यूज है, साथ ही साथ में एनडीटीवी और आगे भी ये देखिए सीएनए की न्यूज है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट ग्लोबली और लोकली सब न्यूज ने इसको कवर करना शुरू कर दी। इसमें व्लादिमीर पुतिन ने ये बात कहा है कि उसने रशिया की न्यूक्लियर डिटरेंस जो फोर्स है उसको उन्होंने हाई अलर्ट पर कर दिया है और उसका जिम्मेदार उन्होंने पश्चिमी देशों को ठहराया है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों इन्होंने ऐसा किया? इस बात को कहते हुए व्लादिमीर पुतिन ने यह बताया कि उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। दोस्तों, अभी ये सिर्फ बात नहीं कर रहे बल्कि इन्होंने ऑर्डर दे दिया है। ये ऑर्डर अपने डिफेंस चीफ को दे दिए हैं कि जो रशिया की जो न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स है वो सभी को उन्होंने हाई अलर्ट पर कर दिया और उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी पश्चिमी देशों पर थोपा है कि उन्होंने अभी तक जो भी कदम उठा रहे हैं वो रशिया के हित में नहीं है। आगे व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ रशियन आर्म्ड फोर्स जो है उसको उन्होंने रशियन आर्मी को स्पेशल मोड ऑफ कॉम्बैट सर्विस में बदलने के लिए ऑर्डर कर दिया है, ताकि अब वो न्यूक्लियर हमले करने के भी लिए तैयार हो, साथ ही साथ में यदि उन पर न्यूक्लियर हमला होता है तो ऐसी स्थिति में वो बचाव के लिए भी तैयार हो। आगे व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि जो भी उन पर सैंक्शन लगे हैं, दोस्तों इस सैंक्शन की बात अभी हम आगे डिटेल में करने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली जो स्विफ्ट बैन जो अभी इकोनॉमिकली फिनेंशियल वे में जो वेस्टर्न कंट्रीज लगा रहे हैं, लगाने की बात भी कर रहे हैं और काफी हद तक वो कई वहां पर लग भी चुका है, तो वो उसकी वजह से रूस बिल्कुल तिलमिला गया है। तो व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि ये बिल्कुल ही बेईमानी है, बिल्कुल ही गलत किया है पश्चिमी देशों ने, और साथ ही साथ में वो नाटो के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उस पर भी वो खफा है कि वो रशिया के खिलाफ एग्रेसिव स्टेटमेंट उनको देने की छूट मिली हुई है। दोस्तों, स्विफ्ट बैन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूके और बाकी अन्य जो इनके साथी हैं उन्होंने आपस में एक सहमति बना ली है, जिससे रशियन जो बैंक है उसको स्विफ्ट सर्विस से एक्सक्लूड निकालने की बात हो रही है। दोस्तों, ये एक अंतरराष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम है जो कि जो बैंकिंग होते हैं, जो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका एक इंटेंशन जो होता है वो होता है जिससे कि जो ट्रांजैक्शन, तो आज हम सभी को पता है कि आज कोई भी देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ग्लोबल इकोनॉमी हो चुकी है, वहां पर हर देश एक दूसरे से व्यापार के लिए और अन्य वित्तीय लेन देन के लिए आपस में बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। ऐसे में जो ये स्विफ्ट है, ये स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ मनी दुनिया भर में करने के लिए ये हेल्पफुल करता है। दोस्तों, क्या है स्विफ्ट? तो स्विफ्ट क्या है? एक ग्लोबल फाइनेंशियल आर्टरी है, मतलब कि एक ये हम इसको कह सकते हैं कि वैश्विक वित्तीय धमनी, जैसे धमनी का काम होता है, जो खून होता है उसको शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का काम होता है, उसी तरीके से जो स्विफ्ट सिस्टम होता है ये एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड उसको बहुत ही जल्दी पहुंचाने का एक कंट्री से दूसरे कंट्री, और जो भी इसके मेंबर सारे कंट्रीज होते हैं, जो कि लगभग 200 से ऊपर आज इसके मेंबर हो चुके हैं, सभी कंट्रीज में कहीं पे भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो इसको जल्दी से इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, जिससे कि वो ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथ हो जाता है। और अगर कोई भी देश इससे बाहर हो जाता है तो वो इस जानकारी से बिल्कुल बेदखल हो जाएगा और एक तरीके से वो पंगु, वो अपाहिज हो जाएगा इस मामले में। इसके फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पर यह है? ये बेल्जियम में, पर बेल्जियम इसको ओन नहीं करता है, इसको रेगुलेट बेल्जियम नहीं करता है। इसको लगभग जो स्विफ्ट है, देखिए ये लगभग 11,000 बैंक और इंस्टीट्यूशन से ज्यादा, जो कि 200 देशों की जो सिस्टम में फैलाए हुए हैं,
उसको ये फैसिलिटेट, उसको ये सुविधा प्रदान करता है। स्विफ्ट कोई भी ये स्वयं में वित्तीय संस्था नहीं है, पर एक ये इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम है। जैसे कि हम आपस में बात करने के लिए हम लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से जो बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थान है वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड मैसेजिंग के लिए इस फैसिलिटी का यूज करते हैं। और दोस्तों, इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन ओन करता है? तो कोई भी एक सिंगल एंटिटी, सिंगल नेशन या सिंगल इंस्टीट्यूशन इसको कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि ये अमेरिकन यूरोपियन बैंक द्वारा ये बनाया गया था और ये ज्वाइंटली ओन्ड होता है। लगभग 2000 से ज्यादा बैंक है और फाइनेंशियल सर्विसेज है जो इसको ज्वाइंटली रेगुलेट और चलाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट का फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड। आगे हम बात करते हैं कि क्या कभी भी कोई कंट्री पर स्विफ्ट बैन इससे पहले लगा हुआ है? तो आंसर है बिल्कुल हाँ। ईरान पर 2012 में स्विफ्ट बैन लगा था, क्योंकि उसका जो परमाणु जो प्रोग्राम चला रहा था उसके खिलाफ अमेरिका और दूसरे भी कंट्रीज ने इस पर स्विफ्ट बैन लगाया था। इसका रिजल्ट इतना खतरनाक हुआ था कि कुछ ही समय में इसकी इकोनॉमी, जो कि तेल पर डिपेंडेंट है, लगभग लगभग 50% का उस पर ह्रास हो गया था और साथ ही साथ में जो इसका फॉरेन ट्रेड है उसमें 30% का गिरावट हो गया था। दोस्तों, इसी वजह से रूस इस बैन से बिल्कुल तिलमिला गया, क्योंकि अगर ये बैन लगता और लंबे समय तक लगा रह जाएगा तो निश्चित तौर पर रूस वित्तीय तौर पर टूट जाएगा और घर में और अपने घर में ही, रशिया में ही रूस का व्लादिमीर पुतिन, उनका विरोध होने लग जाएगा और बहुत ही घोर विरोध होगा। क्योंकि आज अगर हम बात करें तो जैसे कि YouTube हो गया, दूसरे और भी चैनल या जो भी, और YouTube तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया कि ये जैसे कोई भी चैनल होता है वो YouTube से अर्निंग करता है तो उसमें वो डॉलर में अर्निंग हो जाती है। इसी तरीके से जो भी बिजनेस हाउसेज होते हैं वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डील करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, अंदर से लोग अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। ये सब कुछ हैम्पर हो जाएगा रशिया का अगर स्विफ्ट बैन में वो बना रह जाएगा। ये एक तरीके से जो स्विफ्ट बैन लगा है, ये वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना सबसे बड़ा हथियार रशिया पर छोड़ा था और निश्चित तौर पर एक बड़े हथियार के जवाब के तौर पर रशिया ने न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर कर दिया। ये रशिया का एक बहुत बड़ा हथियार होगा। वो एक चेतावनी है कि अगर आप स्विफ्ट बैन और दूसरे जो भी फिनेंशियल आप हम पे बैन और रेगुलेशन लगा रहे हैं उसको अगर समय रहते नहीं हटाया गया तो हम न्यूक्लियर अटैक के ऑप्शन को चुनने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूके और जो दूसरे हैं वो स्विफ्ट बैन इसलिए लगाना चाहते हैं जिससे रशिया एक तरीके से डिस्कनेक्ट, बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए जो अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम होता है। और इससे क्या होगा? रशिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा। साथ ही साथ में जो रशियन कंपनीज हैं वो एक नॉर्मल बिजनेस नहीं कर पाएंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, कोई भी लेन देन नहीं होगा, उनका पूरा पैसा फ्रीज हो जाएगा, कोई भी इंटरनेशनल वो इंफॉर्मेशन नहीं पा पाएंगे, नहीं वो पेमेंट कर सकते, नहीं वो पेमेंट अपने पास उनके पास आ पाएगा। तो पूरी रशिया में एक अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा और सबसे ज्यादा जो आम लोग हैं कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान होगा, जिस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज का ये मानना है कि अगर ये लंबे समय तक होता है तो राष्ट्रपति पुतिन का रशिया में ही विरोध होना शुरू हो जाएगा और निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ा दबाव बन जाएगा कि वो यूक्रेन पे जो भी वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं उसको वो वापस ले। और निश्चित तौर पर राष्ट्रपति पुतिन इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं तैयार है कि इतना बड़ा कदम हो और इस वजह से उन्होंने न्यूक्लियर हमले या एक तरीके से, अभी तो सीधे हमले की बात तो उन्होंने नहीं किया, पर उन्होंने अपने न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं उसको, न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्सेस को हाई अलर्ट पर कर दिया। हाई अलर्ट का मतलब ही होता है कि आप हर पल तैयार रहिए, एक इशारे की देर होगी और हमला हो जाएगा, या अगर कोई हमला करता है तो उस हमले से बचाव के लिए भी तैयार होंगे। अगर हम बात करते हैं 2022 में तो इस मैप में देखिए ये विबिग्योर के पैटर्न पे ये मैप बना हुआ है। तो इसमें देखिए जो सबसे ज्यादा जो लाल, ये देखिए ये रशिया है और ये यूनाइटेड स्टेट है। इन्हीं के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर आर्सेनल है आज के समय में। और दोस्तों, शुरुआत में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका जवाब है
कि मैंने प्रश्न शुरुआत में आपसे पूछा था कि आज के समय पे कितने देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है। इसका जवाब है 9 देश है। और ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करूंगा तो सबसे ज्यादा रशिया के पास है। ये देखिए इस मैप में भी सबसे ज्यादा सुर्ख लाल रूस हुआ है, उसके बाद अमेरिका है और बाकी देशों का नंबर काफी पीछे आ जाता है। डेटा की भी बात करते तो रशिया और यूनाइटेड स्टेट बहुत ज्यादा, इनकी संख्याओं पे आप गौर कीजिए तो इतने ये न्यूक्लियर वेपन अकेले ही ये रखते हैं। तीसरे नंबर पे जो आता है चीन, वो बहुत ही ज्यादा दूर है, लगभग 10 से 15 गुना, 20 गुना के आसपास कम है रशिया से। फ्रांस, भारत पाकिस्तान से भी पीछे आता है और 9वें स्थान पर नॉर्थ कोरिया है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।